तो हेलो भाई लोग बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा क्लास 9th साइंस के अंदर का जो एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसका सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको दो टर्म मिल रहा होगा जिसको हम अंडरलाइन भी किया, फोर्स और मोशन। तो मोशन जो हमारा था पिछला चैप्टर था इससे पहले वाला, तो मोशन अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको उसके कुछ कुछ उसका जो फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको यूज होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन तो अच्छे से देख लेना पहले, है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और ये जो चैप्टर है ये फोर्स और उसके बाद जो हमारा मोशन चैप्टर था, ये दोनों मिलाकर आपका आधा फिजिक्स बनता है। ये चीज हम बता दे रहे हैं। अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़िएगा तो आगे में आपको बहुत ही अच्छा मतलब इजी पड़ेगा। और प्लस जो दूसरी बात है कि आपके क्लास 9 में जितने भी चैप्टर है आगे के, सब में फर्स्ट मतलब मोशन चैप्टर और ये लॉज फोर्स वाला चैप्टर से लगभग उसका सारा फॉर्मूला यूज होने वाला है। आगे के जितने भी चैप्टर है इसी का फॉर्मूला उसमें घुमा फिरा के नया फॉर्मूला बना दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग दिमाग में रखिए। उसके बाद हम लोग अब इसमें चैप्टर्स में देखने क्या वाला है, तो एक इसका इंट्रोडक्शन की फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो यही हो गया। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखने वाले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वैसे फोर्स होता है क्या, जो हमारा पुश और पुल होता है जनरल, उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, है ना। हम लोग जो सब लोअर क्लासेस में पढ़े थे कि पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, बट जो हम लोग को क्लास 9th लेवल का जो हम लोग को डेफिनेशन मिलेगा वो हम लोग को लॉज ऑफ मोशन से मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स का कितना टाइप्स होता है, क्या क्या टाइप्स होता है, हर टाइप्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज है वो भी देखेंगे थोड़ा बहुत। फिर इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो इनर्शिया वर्ड तो बहुत दिन सुना होगा शायद, जो भी नेट जियो वगैरह जो इधर डिस्कवरी चैनल, नेट जियो चैनल जो भी देखता होगा, इनर्शिया मोमेंटम से बहुत अच्छे से वाकिफ होगा वैसे। बट फिर भी हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेल उसको देख लेंगे। और जो उसके बाद है थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो थ्री लॉज ऑफ मोशन में है क्या क्या हम बता देते हैं आपको। तीनों यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है इनर्शिया, सेकंड लॉ देता है हम लोग को फोर्स, और थर्ड लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताता है। ठीक है, आप लोग को आगे चलते चलते इसको अच्छे से इंडेप्थ समझ में आएगा। और इसके जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उसका प्रूफ अच्छे से देखना, क्योंकि वो सब क्या ना, अगर आप लोग प्रूफ देखोगे तो आपको लोग उसको खुद से निमोनिक्स आप लोग फॉर्म कर पाओगे, वैसे आपको दिमाग में रहेगा भी। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बस फॉर्मूला रटते रहो तो वैसे काम नहीं देगा। ठीक है, फॉर्मूला को इंडेप्थ में समझना पड़ता है, तो आपको आगे जाके भी इसमें फायदा मिलेगा, है ना। तो ये जो है आप लोग को इतना जो चीजें पढ़नी है, और जो मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट इसका मोशन का चैप्टर पूरा देख लियो उससे पहले, और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना कोशिश करना, बस इतना ही होप रहेगा मेरा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा जो ये इंट्रोडक्शन तो हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन की फोर्स क्या है, मोशन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, हाँ। तो अब हम लोग देखने वाले इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स समझने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमारा एक थोड़ा सा पानी भरा हुआ बोतल। तो उसमें हम लोग को जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है उसमें हम लोग को 5 इफेक्ट्स देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते करते इसको सारा इफेक्ट हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, सारे इफेक्ट हम लोग लिखने वाले हैं। तो पहला देखो कि यहाँ पे जैसे कि अभी इसमें कोई मान लो ये रेस्ट में, ठीक है, मान लो ये जो अंदर का वाटर वो रेस्ट में। तो हम लोग जब इसको थोड़ा बहुत इसको क्या करते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं, अंदर का वाटर मूव किया, यानी कि ये मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्स जो है मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्रोड्यूस मोशन, ये इसका एक इफेक्ट हो गया फोर्स का। उसके अलावा जैसे कि ये बोतल अभी नीचे आ रहा है तो हम इसको कैच करके रोक लिए, है ना, कैच करके स्टॉप कर लिया, यानी कि इट कैन स्टॉप मोशन। ठीक है, प्रोड्यूस भी कर सकता है, रोक भी सकता है, दोनों चीज कर सकता है, स्टॉप मोशन। फिर उसके अलावा एक जो है ये इसका जो है हमारा, देखियो एक सेकंड इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसका शेप चेंज कर दिया, फोर्स लगा तो इसका शेप चेंज हुआ, तो इट कैन चेंज शेप, चेंज शेप। ठीक है, और उसके बाद देखो हम लोग अगर इसको ऊपर से दबाने तो इसका साइज भी चेंज हो जाएगा। वैसे दबाने पे हमको घर में डांट पड़ेगा इसलिए दबा नहीं रहे। ठीक है, तो चेंज साइज, चेंज साइज, ये तो इसी में आ जाएगा, चेंज शेप एंड साइज, ये दोनों एक ही चीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट समझने के लिए आप लोग क्रिकेट तो बहुत दिन खेलता ही होगा, नहीं तो खेलता नहीं हो तो देखता तो कंफर्म होगा, है ना। तो क्रिकेट जब आप लोग खेलते होगे तो यहाँ पे क्या हमारा बॉल क्या था, सीधा आता है। उसके बाद जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, बॉल को बैट से हिट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना, कहीं भी जा सकता है, बैक में भी मार सकता है, आगे भी मार सकता है ना। तो इट कैन चेंज
डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो चीज और है हमारे पास कि आप लोग जब साइकिल वगैरह चलाते हो, ठीक है, साइकिल वगैरह चलाते हो, ठीक है, तो उसमें जब हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं साइकिल चलाने का, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पीछे से किसी को धक्का देना बोलते हैं ना। जब हम लोग चलाने नहीं आता उस टाइम का बात करें, जब छोटे में जब हम लोग को साइकिल चलाने नहीं आता होता, क्या बोलते हैं कि पीछे से कोई धक्का दो ताकि हम लोग को कुछ मतलब स्पीड मिल जाए कि हम लोग आराम से लेके जाए। वैसे वो हम आपको यहाँ पे कहीं पे मिलने वाला है ये चीज, ठीक है, वो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा वहां पे। तो वो जो देख रहे हो कि आपका स्पीड क्या हो रहा है उसके साथ इंक्रीज कर रहा है ना, कि आपको जब पीछे कोई साइकिल से ऐसे धक्का दे रहा है तो क्या होता है, आपका स्पीड इंक्रीज होता है, यानी कि इट कैन। और प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, किसी का स्पीड घटा भी सकते हो। जैसे कि बहुत बार मजाक मस्ती में होता है क्या है कि दोस्त मत साइकिल से जा, उसको पीछे से पकड़ कैसे स्पीड उसका स्लो कर देता है ना। तो इट कैन चेंज स्पीड, चेंज स्पीड। तो ये देखो, ये हमारे पास ये हमारा 5 इफेक्ट है किसका, फोर्स का, ठीक है। ये हमारा 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ये आपको सिंपली समझ में आया। एक तो अच्छा सा एग्जांपल भी आपको सबका बता दिए। कोई अगर पूछेगा कि गिव द व्हाट आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स या 6 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो इसको आप 6 कर सकते हो। चेंज शेप, चेंज साइज, ऐसे करके आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 6 हो जाएगा आपका, है ना। विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी आपको याद रहेगा। अगर आपको उस टाइम याद नहीं आएगी क्या क्या हुआ था, तो ये बोतल आप लोग के पास, तो नॉर्मल सबके पास, स्टूडेंट के पास बोतल रहता ही है, तो बोतल के साथ कुछ ना कुछ करामात करके दिखा दो सारा 5 इफेक्ट, कौन कौन सा 5 इफेक्ट था, बस सिंपल, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फोर्स पर। तो हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे, और टाइप्स ऑफ फोर्स भी सिंपल हम लोग इस बोतल से ही समझ सकते हैं। कैसे वो देखियो, तो टाइप्स ऑफ फोर्स होता है हमारा 2। एक होता है हमारा बैलेंस, बैलेंस तो समझ रहे हो ना, कि जो हर तरह से इक्वल होता है उसको बैलेंस बोलते हैं। एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड लिख सकते हो, अनबैलेंस्ड, है ना। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो बैलेंस फोर्स देखते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल हमारा जो है बोतल रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्टिल, ठीक है, सिंपल रखा हुआ है यहाँ पे मेरे हाथ पे। यहाँ पे देखो, इसको ऊपर से भी कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से हमारा हाथ इस पे प्रेशर डाला तो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट कर दे रहा है ना। तब ये हमारा बोतल यहाँ पे स्टिल है, ठीक है, नीचे नहीं जा रहा या फिर ऊपर नहीं जा रहा। हमारा हाथ का प्रेशर को भी, हाथ का जो फोर्स है, हम लोग कुछ सर्टेन फोर्स लगा देते हैं ना, वो एटमॉस्फेरिक फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे रख कर बताते हैं। यहाँ पे जो आपका कुछ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और नीचे से जो आपका लग रहा है वो है हमारा हैंड प्रेशर, हैंड फोर्स, हैंड फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो है इक्वल होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, कोई इसका मूवमेंट नहीं होगा बोतल का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ एयर प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी कुछ एयर प्रेशर लगेगा, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये, अगर ये दोनों एयर प्रेशर जो है इक्वल होने के कारण क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर अगर गलती से ये वाला एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो क्या होगा, ये कुछ इस साइड मूव करेगा, है ना। या फिर हम लोग हाथ का प्रेशर क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे है, हम लोग हाथ का प्रेशर इंक्रीज करें तो ये गया। तो जो हाथ का प्रेशर मतलब इसमें क्या होगा, थोड़ा अनबैलेंसिंग हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले इक्वल था, जहां इसका मूवमेंट नहीं हो रहा तब इक्वल था, अब जब इसका मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका मूवमेंट होने लगा। जब ये अनबैलेंस हुआ ना, ये इंक्रीज हुआ, ऊपर वाला डिक्रीज हुआ, या फिर ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, तो जब अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, हमारा मोशन। और इसी अनबैलेंस फोर्स को हम लोग जनरली, जो हम लोग यहाँ पे देख पढ़ रहे हैं ना फोर्स, वो इसी अनबैलेंस फोर्स को डिस्क्राइब करता है यहाँ पे, ठीक है। पुश या पुल क्या हमारा अनबैलेंस फोर्स है। वैसे तो बैलेंस फोर्स भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे इससे स्टिल खड़ा है यहाँ पे, तो क्या हमारा हाथ का कुछ फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, साइड में एयर फोर्स है ना, एयर प्रेशर है वैसे बोल सकते हो। तो उसके अलावा एक और जो आपका जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप बलून कैसे स्क्वीज करते हो तो उसमें कौन सा फोर्स होता है, बैलेंस या अनबैलेंस। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखना है कि अनबैलेंस फोर्स में आपका मोशन होगा, अनबैलेंस फोर्स में आपका मोशन होगा। उसके अलावा जब आप स्क्वीजिंग करते हो तो आप क्या करते हो, दोनों साइड से आप फोर्स लगाते हो, दोनों साइड से ना फोर्स लगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बस स्क्वीज कर रहे हैं तो हम लोग क्या बस एक साइड से फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, मोशन हो जाएगा। एक साइड से फोर्स लगाए तो क्या होगा, हमारा मोशन होगा। और जब हम लोग दोनों साइड से फोर्स लगाते तब हमारा स्क्वीजिंग वगैरह होता है, शेप चेंजिंग होता है ना।
तो ये जो है हमारा बैलेंस फोर्स का इफेक्ट हम लोग कुछ कुछ वहां पे देखे थे, जो हमारा शेप चेंजिंग साइज चेंजिंग था वो थोड़ा बहुत बैलेंस फोर्स का था। और अनबैलेंस फोर्स में जो हमारा मोशन रिलेटेड वहां पे हम लोग इफेक्ट्स में देखे थे कि इसका भैया हम लोग इसका मोशन स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब हमारा अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वैसे आपको इफेक्ट्स में भी इसका हम एक जनरल एग्जाम्पल मिल गया आपको इफेक्ट से, है ना, कि आपका कोई मोशन रिलेटेड चेंजेस का बात हो रहा है तो वहां पे अनबैलेंस फोर्स है। बट अगर आपका शेप साइज चेंजेस का चेंज रिलेटेड बात हो रहा है तो आप बैलेंस फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये बोतल है, इसको मैं क्या किया, ऐसे दबा देंगे, दब तो जाएगा लेकिन दबा नहीं सकते, है ना, तो घर में डांट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा ये सब होता है बैलेंस फोर्स में। तो बैलेंस फोर्स में जो आपको जनरल एकदम जनरल याद रखो, जनरल डिफरेंस। अगर आपको बोला जाए कि आप बलून को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, दोनों हाथ से आप बलून को प्रेस कर रहे हो बट उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, उसका शेप चेंजिंग हो रहा है बट मूवमेंट नहीं हो रहा, वहां बैलेंस फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बलून में मोशन हुआ ही नहीं। जब मोशन होगा तब आपका अनबैलेंस फोर्स लिखेगा। भले हम फोर्स लगा रहे बट दोनों साइड से हम इक्वली फोर्स लगा रहे तब ना उसका स्क्वीजिंग हो रहा। अगर आप जनरल आपको जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे हैंड फोर्स भी लगा रहे, ऊपर से ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। जब हमारे ये दोनों चीज मतलब एक अमाउंट पे पहुंचता है, इतना फोर्स पे पहुंचता है कि दोनों साइड इक्वल भी है और इतना आपका फोर्स लगा भी सकता है कि इसको शेप चेंज कर जाए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे, बट अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं वैसे। ठीक है, जब आपका दोनों साइड से, वैसे आप लोग खुद ही बताओ, जब आप लोग किसी चीज को कट करते हो, कटिंग में भी होता है वो दोनों फोर्स ही लगता है कटिंग से, है ना, या फिर आप लोग जब खुद ही जब नींबू वगैरह निचोड़ते होगे तो आप लोग के एक साइड से प्रेशर लगा के देखना, एक साइड से फोर्स लगा के देखना, क्या वो नींबू से रस निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, है ना। और एक बार दोनों साइड से फोर्स लगाना और उसके बाद थोड़ा आप लोग महसूस करना कि क्या दोनों साइड का फोर्स इक्वल था, लगभग इक्वल में ही आएगा आपका, थोड़ा इधर उधर एक दो न्यूटन इधर होता है बट लगभग इक्वल आएगा। और यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला होगा न्यूटन। न्यूटन क्या है भैया? तो न्यूटन हमारा फोर्स का यूनिट है। जैसा हम आपको मोशन बताए थे कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन। इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट जो है उसका न्यूटन है। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स भी हो गया। अब इनर्शियल मोमेंटम हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनर्शियल मोमेंटम इसको ऊपर देखते हैं थोड़ा। तो अब जो हमने देखने वाले इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हम दोनों एक साथ क्यों बता रहे? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको इनर्शिया को डिस्क्राइब कर देता है। देखो कैसे, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वैसे एक जो जनरल चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक्चुअली पूरा लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन का दोस्त सिर्फ न्यूटन पर नहीं जाता, ये सब के ऊपर डिस्कशन हमारे न्यूटन से 400 साल पहले से चल रहा है। ठीक है, न्यूटन बाबा के आने से 400 साल पहले से चल रहा। इसका शुरुआत था टॉलेमी से हुआ था। टॉलेमी जो हमारा शायद पहला मैप बनाया था वर्ल्ड मैप, उनसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो और ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये भी न्यूटन से पहले ही बताया गया था। तो न्यूटन ने जब इसको फोर्स को धीरे धीरे डिफाइन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये लॉ को यूज किया था। ठीक है, तो इसका ऐसे जनरल ये फर्स्ट लॉ किसने दिया था? तो ऐसा तो आप लोगों को पूछा जाए कि वो कहता फर्स्ट लॉ में न्यूटन लिखना, बट न्यूटन से पहले इसको और क्या नाम से जाना जा सकता है, इसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, वो है कि इसको गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन से जानते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चीज आप लोग दिमाग में रखियो, है ना। तो फर्स्ट लॉ बोलता है क्या, वो देख लियो। अ बॉडी विल स्टे इन इट्स मोशन, स्टे इन इट्स मोशन। वैसे आपको बुक में और थोड़ा लेंथी डेफिनेशन दिया होगा बट हम यहाँ पे इजीली बता रहे हैं। बॉडी विल स्टे इन इट्स मोशन या फिर स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन कौन कौन सा हो सकता है? या तो वो रेस्ट होगा या तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा उसी में रहेगा। बॉडी विल स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वो अपने मोशन में ही रहेगा, है ना, रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उस पर एक बाहरी फोर्स या फिर एक बाहरी बल काम नहीं करता, यानी कि जैसे कि हमारा बोतल है, ठीक है, जब तक इसमें कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा तब तक ये अपना चले। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एक फोर्स लगाए, मूव कर गया, उसका मोशन का चेंज हुआ ना। यहाँ पे भी था, रेस्ट में था, यहाँ रेस्ट में था। अब देखो अब यहाँ पे मोशन में आया, ऊपर से इसका स्पीड बढ़ रहा है, यानी कौन सा मोशन हुआ ये, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। वैसे इसको आगे देखना वैसे, है ना, ये आपको बोलते हैं इसको
क्या, इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ से डिफाइन होता है। अब वही चीज कि अपने स्टेट में रहेगा, वो हमेशा अपने स्टेट में रहेगा। यहाँ पे देखो द टेन इनर्शिया का डेफिनेशन में, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन कौन कौन सा, रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अपने स्टेट ऑफ मोशन से वो रेजिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लगभग कि ये हमारा एक पानी का बोतल, थोड़ा सा आप लोग को दिखेगा कि नहीं, हाँ हाँ दिखेगा ना। यहाँ पे आप लोग पॉज करके भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, या फिर घर में करके देखना एक बार, है ना। ये बोतल, तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसको पानी को ऊपर लाते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या पानी जो है ऊपर में रहता है, थोड़ा देर के लिए देख रहे हो ना, थोड़ा देर के लिए पानी जो है कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के लिए पानी जो है वही ऊपर में रहता है। क्यों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे घुमा रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बाहर की तरफ फोर्स करते हैं, बाहर की तरफ पानी कहाँ जाएगा, बाहर। तो वहीं जब हम यहाँ पे ऐसे जाके रोक दिए तो ये बाहरी फोर्स के कारण उसका टेंडेंसी कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में रेजिस्ट करता है, कि वो उसी में रहेगा, उसका मर्जी कि भैया हम इसी में रहेंगे। तो क्या करता है वो कि इस फोर्स, इस मोशन में थोड़ा देर के लिए वो रुक जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज जो है कि इनर्शिया जो है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा, जो ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उतना बड़ा उसका इनर्शिया होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ थोड़ा पानी था तो जल्दी उतना हम लोग को दिख नहीं पा रहा था, और यहाँ पे आप थोड़ा और ज्यादा पानी भर के देख लियो तो ज्यादा टाइम तक पानी जो है आपका ऊपर रुकेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, आप एक हाथी को इजिली मूव कर सकते हो या फिर एक छोटा सा टॉयकर को इजिली मूव कर सकते हो, ये बताओ। एक बड़ा हाथी, जिंदा जिंदा या मरा, मतलब वो बसा, मतलब रियल वाला हाथी, वैसा नहीं कि टॉय वाला हाथी, है ना। तो एक जिंदा हाथी को आप लोग मतलब इजिली पुश कर सकते हो या फिर एक टॉय कार को, बताओ। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, छोटा छोटा चीज को, क्योंकि उसका मास कम है। मास यानी लगभग वेट से, अभी आप लोग वेट को समझो, वेट जैसा ही होता है मास। हम लोग जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में मास को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मास आप लोग ऐसे जनरल में वेट समझ लो, है ना। तो जिसका वेट कम होता है उसको हम लोग इजिली ढकेल पाते हैं, और जिसका वेट ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगता है ढकेलने में, ज्यादा फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया, ज्यादा इनर्शिया हुआ यानी कि उसको हम लोग को, और उसका टेंडेंसी जो है रेजिस्ट करने का बढ़ जाएगा, और ज्यादा टेंडेंसी होगा रेजिस्ट करने का तो भैया टाइम तो लगेगा उसको ढकेलने में ना। वही आप लोग समझ लीजिए, लगभग इसे यहाँ पे भी आपको वही चीज बताया गया था कि अपने मोशन को रेजिस्ट करता है ना, स्टे इन इट्स मोशन, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्ट टू चेंज। यहाँ पे भी आपको वही रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आप लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ टाइम, कुछ सर्टेन सेकंड्स के लिए होता है। वैसे जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हो तो उसमें भी बॉल तो अपने जगह पे रहता है, आप लोग किक करते हो तो कुछ टाइम तक बॉल आपके पैर से कांटेक्ट में रहता है, ये आप लोग को पता होगा, है ना। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट में भी जब हम लोग खेलते हैं तो कैसे, मतलब स्लो मोशन में आप लोग देखिएगा तो कुछ टाइम के लिए बॉल क्या होता है, बैट के कांटेक्ट में रहता है। क्यों, क्योंकि वो अपने स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है कि हमको भैया विकेट की तरफ ही जाना है, इसलिए क्या करता है, थोड़ा देर के लिए बैट से कांटेक्ट में रहता है, उसके बाद जो है वो हिट होके दूसरे साइड या अपोजिट साइड कोई भी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा जो हमारा इनर्शिया के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है एक। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है सिंपल जो है, जैसे कि हम लोग कार में बैठे हैं, कार जब अचानक से 90 डिग्री पे टर्न करता है तो कैसे हमारा कुछ ऐसा मोशन होता है थोड़ा, है ना। हमारा कुछ स्लो मोशन में जाता है, कार तुरंत जो है मूव कर जाता है, हमारा कुछ ऐसा साइड में गिरने का थोड़ा फील आता है ना। या फिर आप लोग जो वो क्या बोलते हैं, वो मैरी गो राउंड में क्या बोलते हैं उसको, मैरी गो राउंड बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हम लोग यहाँ तो उसको तारा माछी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो जो भी मैरी गो राउंड में बैठे होगे तो जब नीचे आता तो हम लोग को लगता है क्या कि हम लोग क्या है, हम लोग का बॉडी का वेट हल्का लगता है। उसका भी एक आप रीजन यहाँ पे समझ सकते हो कि हम लोग का बॉडी क्या कर रहा है कि हम लोग ऊपर गए थे तो वो ऊपर ही जाना जाता है, फिर जब वो नीचे आता है तो थोड़ा सा उसमें वो अपने पोजीशन में रहना चाहता है ना, अपने पोजीशन में रहना चाहता है ना। इनर्शिया पोजीशन हो गया है आपका, वो अपने पोजीशन में स्टिल रहेगा, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को लगता है हमारा वेट कम है, हल्का है। या फिर कोई अगर लिफ्ट में हो, लिफ्ट का तार कभी कभी कट जाता है तो कैसा हमारा जो सबका फीलिंग होता है, अगर टीवी वगैरह में देखोगे, शायद स्पाइडरमैन में था कि लिफ्ट का तार कट हो जाता है ऊपर से ना, याद नहीं आ रहा वैसे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग क्या होता है उसमें कि पूरा जो बॉडी है वो क्या करता है, ऊपर लिफ्ट में सट मतलब ऊपर चला जाता है। वैसे वो ऑगी एंड कॉकरोचेस में होगा, एक कोई एपिसोड में था
कि जैसे कि वो लिफ्ट का तार, वैसे लिफ्ट वाला था, लिफ्ट का तार कट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि पूरा जो तीनों कॉकरोचेस थे लिफ्ट के छत पे ऐसे मतलब चिपक जाते हैं, है ना। तो उसमें वो भी आपका वही इनर्शिया पोजीशन, कि वो लोग क्या करता है कि अपने नॉर्मल स्पीड में जो जाना चाहता है उसी में, और वही लिफ्ट का स्पीड क्या होता है, स्पीड हो जाता है, वो लोग ऊपर में ही रह जाता है। वही इनर्शिया हुआ आपका, इनर्शिया पोजीशन हो गया। वैसे कुछ कुछ तो समझ आया होगा, समझ में आया ना, हमको नीचे कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल सब कार्टून और इधर मूवी से बताया, वैसे समझ में तो आना चाहिए वैसे। तो ये जो हो गया हमारा जनरल, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग कौन सा टॉपिक में, इनर्शिया के साथ एक और टर्म था, वो था मोमेंटम। तो मोमेंटम को थोड़ा देखते हैं। तो मोमेंटम भी आपको कुछ इनर्शिया से रिलेटेड है, वो कैसे रिलेट करता है वो देखते हैं। बट उससे पहले जो एक और चीज जो यहाँ पे रह गया था वो है कि एक जो आप लोग को पता ही होगा कि मतलब सबसे इजी एग्जांपल इनर्शिया का बताते हैं, कि जैसे कि आप लोग एक्सीडेंट वगैरह देखते होगे ना, एक्सीडेंट, सबको एक्सीडेंट देखने में, मार्केट देखने में मजा आता है, पता है ना। तो मूवीज वगैरह में भी तो यहाँ पे देखते होगे कि कार अचानक से कहीं कोई कहीं, वैसे कि ये पोल हो गया, कार अचानक से टक्कर खाया, क्या करता कि बंदा जो होता वो बाहर निकल जाता। या फिर आप लोग जो साइकिल चला रहे हो तो कोई बंदा पीछे रोकता है, अचानक से लगता नहीं हमको झटका लग रहा है। तो झटका क्यों लगता है कि हम जो है, हमारा बॉडी क्या बोल रहा है कि आगे जाना है, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या बोलता है कि हमको आगे ही जाना, हम लोग को पीछे नहीं आना है। वहां पे क्या होता है कि साइकिल को पीछे पड़ लिया जाता है। तो उससे क्या हुआ, हमारा मोशन में चेंजेस आया, हम लोग मोशन में थे, मतलब हम लोग मूव कर रहे थे, वो हम लोग को रेस्ट में ला रहा, तो इसलिए हमारा जो है बॉडी में थोड़ा जर्क आता है, ठीक है। और उसके अलावा कार वाले केस में तो हमारा जो है पूरा मतलब इतना ज्यादा मतलब वेलोसिटी के साथ हम लोग मूव करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आगे आगे निकल जाता है। इसलिए बोला जाता है सीट बेल्ट और एयर बैग होना जरूरी होता है कार में, ठीक है। तो अब हम लोग मोमेंटम में चलते हैं। मोमेंटम से आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर कार से बाहर गिरे, अगर हम लोग कार से बाहर निकलेंगे, ठीक है, कार से बाहर निकले तो हम लोग को कितना दर्द होगा वो आप लोग पता चलेगा, कितना फोर्स से हम लोग बाहर निकलेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा आगे। हाँ, तो हम लोग देखें मतलब मोमेंटम और सेकंड लॉ। तो अच्छा, ये दोनों हम एक साथ क्यों लिखे हैं, कि जो हमारा सेकंड लॉ मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे आपको एक जनरल डेफिनेशन है, वो क्या, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग का इंडिकेशन स्मॉल पी से होता है, कैपिटल पी लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल पी लिखना। इसमें इस चीज में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसका जो आप प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, तो उससे आप यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बना, एम वी, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी, उस कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट आप कैसे फाइंड कीजिएगा। अच्छा, आपको अगर लास्ट वाला अगर आप मोशन चैप्टर देखे होंगे तो उसमें हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे फाइंड किए थे, था ना हमारा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था। वी माइनस यू यानी वेलोसिटी आएगा कुछ, तो उसका हो गया मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, है ना। ऐसे करके हम लोग फिर यहाँ पे क्या हम लोग का डेरिवेशन आया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी आपका फाइंड होगा। तो देखिए सिंपल है, कैसे आपका यूनिट निकलेगा इसका। तो मास का क्या होता है, मास यानी मास, अभी आप लोग मास को एक तरह से समझ लो वेट होता है। आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर देखोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि मास क्या है, वेट क्या है, दोनों अलग अलग चीजें भी बता देंगे। बट अभी इस चैप्टर के लिए आप समझ लो लगभग अभी के लिए कि जो हमारा वेट होता है वही मास है अभी के लिए। जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, केजी। केजी मास का हो गया, ऐसा यूनिट केजी इंटू, इंटू को हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट करते, पता ही होगा बहुत जन को। अब वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। आ गया आपका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसे बोल सकते हो। ये तो हो गया हमारा मोमेंटम का। वैसे हम इसको कैसे बोलते हैं कि इनर्शिया से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग इनर्शियल मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। इनर्शियल मोमेंटम क्यों बोलते हैं देख लो। अच्छा, इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास के। ये चीज हम लोग देखे थे अभी जस्ट, है ना। तो इनर्शिया जब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इक्वल टू हटा के अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी करोगे ना, तो मास के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगा। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, मतलब ये एक मोमेंटम भी एक टाइप का इनर्शिया ही हो गया, एक टाइप का। बट अलग क्या है इसमें कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट के पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी होता है। वो इनर्शिया क्या होता है कि आप जो है अपना, आपके पास कोई डायरेक्शन का या फिर आपका मोशन क्या, आप रेस्ट पे हो, उसके मुताबिक आपका इनर्शिया होता है। अब मोमेंटम क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि उस बंदे के पास इतना इतना उसके पास मोमेंटम है, इतना उसके पास इंटेंसिटी है। एक तरह से इसको आप इंटेंसिटी समझ सकते हो वैसे, कि उसको जैसे कि आप जो दौड़ते हो, बोला जाता है ना कि आपके पास इतना मोमेंटम है, अगर आप लोग साइंटिफिक भाषा में बात कर रहे हो तो
बोलते ना कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है, उसको रोकने बहुत मतलब मुश्किल होगा, उसको रोकने जाएगा तो चोट भी लगेगा, बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, क्यों? तो यही मोमेंटम के कारण होता है कि अगर वो बहुत तेज से दौड़ रहा है तो इसका मोमेंटम बहुत बड़ा होगा, तो अगर वो मोमेंटम तुरंत से जीरो में आता है, वैसे वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि वो एक्चुअली फोर्स होता है। यहाँ पे देख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, या फिर फोर्स अप्लाइड बाय इट, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, जो उसका जैसे कि मेरा हाथ हुआ, ठीक है, इसका कुछ मास तो सर्टेन मास है, ये कुछ वेलोसिटी के साथ इसको हिट करता है। अब यहाँ पे देखो, इसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी इसका मूव कर देता है, ठीक है, बोर्ड से पहले था कि कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, जैसी बोर्ड से टकराया वो क्या हुआ, पूरा मोमेंटम जो है वो पूरा वेलोसिटी क्या हुआ, तुरंत जीरो आ गया। वेलोसिटी जीरो हो गया यानी कि मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे देखो, उसके पास कुछ सर्टेन मोमेंटम था पहले जब वेलोसिटी उसके पास था, अब वो जब तुरंत में अचानक से एकदम अचानक से जीरो हुआ, तो यहाँ पे देखो बोर्ड पे फोर्स पड़ रहा है, बोर्ड पे फोर्स पड़ा इसलिए वो थोड़ा आवाज भी कर रहा है ना। ये चीज होता है आपका मोमेंटम और फोर्स का रिलेशनशिप। वैसे ये सब मोमेंटम वगैरह आपका ऐसा डेफिनेशन पर से तो नहीं पूछता, बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सेकंड लॉ में वही चीज आप डिस्क्राइब करते हो कि एक्चुअल मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस चीज से, ये जो हमारा एक लाइन हुआ ना, इससे हमारा फोर्स का डेफिनेशन नहीं बोल सकते, फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मोमेंटम के लिए ये चीज आप लोग दिमाग में रखियो। ठीक है, उसके अलावा जो इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स है मोमेंटम के, जैसे कि बोला जाता है ना कि हम लोग, जैसे कि आप लोग देखोगे बॉल को जब जैसे कि कहीं पे मिट्टी वाला एरिया में, ठीक है, जो थोड़ा सूखा मतलब गीला मिट्टी में जब आप बॉल फेंकते तो वहां पे गड्ढा हो जाता है ना, तो क्यों होता है? वही मोमेंटम के कारण। उसका मोमेंटम क्या होता है, तुरंत में जीरो हो जाता है। आप लोग कुछ सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हो, नीचे आप जाते, क्या होता है, ग्राउंड को हिट करता है, और क्या करता है वहां पे, क्योंकि वो गीला मिट्टी को क्या करता है, उसको उसका जो फोर्स वगैरह वो उसको एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। ये सब आप लोग हायर क्लासेस में इन डिटेल पढ़ोगे, वैसे ये सब ऐसे ही बता दी जनरल के लिए। ठीक है, इन हायर क्लासेस आप लोग डिटेल में सब पढ़ोगे। ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ये जो आपका जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है ना, 11th में भी है आपका, 11th में है। फिर आपका आगे का फिजिक्स में अगर ये तीनों लॉ आपको पता ही ना हो ना, तो फिजिक्स मत पढ़ो भैया, कोई काम नहीं आएगा आपका फिजिक्स पढ़ने में। ये तीन लॉ हमेशा आपका यूज होगा ही होगा, क्योंकि हम जैसे आपको पहले ही बता दिए कि हमारा मोशन और ये वाला चैप्टर फोर्स वाला आधा फिजिक्स से ही बनाता है। ठीक है, अब सेकंड लॉ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिराइव करते हैं। भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या देखे थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि हम लोग फोर्स को अगर एफ से इंडिकेट करें, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। क्या होता है, जैसे कि मोमेंटम मान लेते हैं, इसके पास जो है बॉल, जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, बॉल जब गिर रहा है तो इसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी, अभी कुछ सर्टेन वेलोसिटी v है, और कुछ यहाँ पर जो है ग्राउंड से हिट करते टाइम उसका सर्टेन वेलोसिटी हो जाएगा, u बन जाएगा। ठीक है, बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा, बॉल का मास अगर m है तो यहाँ पे भी m रहेगा, सिंपल, m है दोनों का मास। तो अब यहाँ पे देख लो, अब इसका मोमेंटम मान लेते, इसका p1 मोमेंटम है, इसका p2 मोमेंटम है। ठीक है, ओके, दैट्स ओके। सॉरी, इसको u मानना है ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, ये चीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो हम लोग क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि हम आपको फर्स्ट में भी मोशन वाले चैप्टर में बताए थे कि जब भी हम लोग चेंज होता है, चेंजिंग में होता है, तो क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल माइनस होता है हमेशा। तो यहाँ पे आपका फाइनल मोमेंटम क्या आया, p2, इनिशियल मोमेंटम क्या आया, p1। अब जैसा कि आपको एक्सेलरेशन वाले डेफिनेशन में से याद होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो अपॉन t लिखते थे उसको, तो यहाँ पे आपका फिर से रेट है, तो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि इसको भी अपॉन t लिखना पड़ेगा। दैट्स ओके, ओके। अब इसको थोड़ा हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, p2 क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा बाय t। ठीक है, यह सब माइनस का साइन है, फिर f क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहां से देखो m दोनों में कॉमन निकल सकता है, तो m कॉमन निकाल देते हैं, क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन t, ऐसे लिख सकते हैं हम उसको, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में है, लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला, कुछ याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ है ना, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma।
अब भैया जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप जब इक्वल टू में चेंज करोगे ना, तो इसका मतलब ऐसे आप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बताते हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना, 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2। इससे आप क्या समझ रहे हो कि 2 जो है, 2 अगर बढ़ेगा तो 4 का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। यही चीज है ना, कि अगर 2 हम लोग जैसे कि 2 बन गया 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 उसका एक फैक्टर हुआ, 2 उसका एक फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही 4 का एक फैक्टर हुआ आपका m में, और अगर हम इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे तो उसके साथ कोई और एक नंबर मल्टीप्लाइड में होगा तब ना। जैसे कि 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, तो जब हम लोग 4 को इक्वल टू में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 हुआ, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे आपका 2 इंटू 2, यानी कि उसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर जो है कि अलग कोई फैक्टर आएगा, या फिर सेम फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, या 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे जब इक्वल टू चेंज करेंगे तो कोई हम लोग को एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या लाते हैं हम लोग, के, स्मॉल के या कैपिटल के, जो लिख सकते हैं आप, तो के हमें लिखते हैं। और जब न्यूटन बाबा ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब इसको देखा था, तो के का वैल्यू कितना आया था, 1। तो भैया आप 1 लिखो या ना लिखो, बात तो आपका बराबर है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये आपका एक फॉर्मूला बैठा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका ये 1 है, ठीक है, ये आपका 1 आया के का, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी इक्वल टू 1 कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग यहाँ पे भी इक्वल टू 1 कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 है। यहाँ पे भी आपका इक्वल टू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपका इक्वल टू कर सकते हैं, तो सेम फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखो आपको कितना सारा फॉर्मूला मिला, ये वाला फॉर्मूला भी आपका यूज हो सकता है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास मास हो, फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये भी सेम, ये दोनों सेम केस हो गया। और जब आपका ये हुआ, ये कब आपका यूज होगा, जब आपका फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और टाइम दिया हो, तब आपका ये चीज यूज कर सकते हो आप, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। इसमें आपको ना मास का जरूरत पड़ेगा, ना टाइम का जरूरत, ना मास का जरूरत पड़ेगा, ना वेलोसिटी का, सिंपल सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय टाइम हो गया, सिंपल। और जरूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में पूछा जाए कि आपको भैया एफ ही निकालना हो, ऐसा भी हो सकता है आपको एक्सलेरेशन निकालना हो, ऐसा हो सकता है आपको मास निकालना हो। जैसे कि मान लो कुछ आपको दिया है क्वेश्चन में कि एक बॉडी है, एक कोई सर्टेन बॉडी है, उसका मास जो है वह कुछ 6 kg उसका मास है, उसका एक्सलरेशन, उसका जो फोर्स अप्लाई है, उसके फोर्स अप्लाइड है उसके ऊपर वो भी कुछ 6 न्यूटन का फोर्स है, तो आप भैया एक्सलेरेशन फाइंड करो। तो एक्सलेरेशन कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास m दिया है, f दिया है, ठीक है। अब आप देखो m और f किसमें किसमें यूज है, इसमें m और f है, इसमें m और f है, बट इसमें v और u भी है, तो आप भैया इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको v और u तो दिया ही नहीं है। और यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन, अगर आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, सबसे बेस्ट ट्रिक होता है सॉल्व करने का कि आप पहले लास्ट का पार्ट पढ़ो, या फिर स्टार्टिंग में जहां भी आपको लिखा हो कि क्या आपको फाइंड करना, वो चीज पहले देख लो, ठीक है। उसका जब फाइंड करने जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जितने फॉर्मुलाज हो गए उसमें से कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि भैया हमको ये फॉर्मुला की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मुला की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको हटाओ, हमको जो मेन फॉर्मुला जरूरत पड़ेगा ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको एक सेपरेट करके, जैसे कि हम यहाँ पे सबको दिखा है, उसके बाद जो आपको फाइंड करना है उसको ऐसे लिख के, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ए फाइंड करना, लिख के वहां क्वेश्चन मार्क दे दो। अब यहाँ से आपको सिंपली सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आपको जो है एक जो है यूनिक फॉर्मुला मिल जाएगा, जिसको आप अप्लाई करके तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो उसको। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम पुट कर दो, यानी 6 इज इक्वल्स टू, अच्छा न्यूटन बताया था आपको, इसका ऐसा यूनिट होता है। उसके अलावा अभी उसको उसके ऊपर भी जाएंगे, इसके ऊपर, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6 kg इंटू ए। अब आपको जब ए फाइंड करना तो जनरल आप इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप पुट कर दो, 6/6 कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल्स टू 1। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जहां भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, वहां पे यूनिट लगा देना, वैसे क्या होगा, टीचर खुश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट में सॉल्व करते हो तो न्यूटन अपॉन केजी आपका एक्सेलरेशन का यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। कैसे वो देखियो, तो यहाँ पे आप फोर्स का भी वैसे आप डिराइव कर सकते हो यूनिट, जैसा अभी हम लोग मोमेंटम का डिराइव किए थे, तो देखो कैसे होता है, केजी आया सिंपल, मास का यूनिट क्या हुआ केजी, इंटू एक्सेलरेशन यानी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यानी कि फोर्स का एक और यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट क्योंकि हम लोग को न्यूटन मापा का नाम जपते रहना, इसलिए यहाँ पे हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए क्या लिख देते हैं इसको, सिंपली न्यूटन। तो ना न्यूटन में खुश होकर नंबर बरसाएंगे हमारे ऊपर, है ना। और इसको डिनोटेशन कैपिटल एन, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, तो क्वेश्चन आया मान लो एग्जाम के पेपर में, या फिर किसी आपके जूनियर्स या कोई सीनियर ने पूछ लिया व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, तो आप क्या आंसर दोगे? सोचो थोड़ा सा, छोटा, बस इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो उसको, ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको 1 न्यूटन फोर्स दिया, तो अगर आप यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, तो आपका जो जनरल में आपका मास कितना होना चाहिए 1 न्यूटन फोर्स में? कुछ 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 क्या होगा, 1 केजी हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे देख लो 1 न्यूटन फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है, 1 केजी मास के ऊपर, और कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस आप इसको थोड़ा सजा के अंग्रेजी में बक दो, है ना, कि 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी of mass 1 kg produces a 1 meter per second square of acceleration। ठीक है, ऐसा आप थोड़ा सजा के अंग्रेजी में बता दो, हो गया, ज्यादा कुछ है भी नहीं। वैसे ये सब फॉर्मूला, ये सब जनरल कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहते तो आप 1 न्यूटन का डेफिनेशन याद कर लो, उससे आपको दिमाग में रहेगा। वैसे भैया फॉर्मूला याद ही क्यों करना, आपको जब सेकेंड लॉ याद ही है ना, सेकेंड लॉ को याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो भैया उसी से तो आप खुद ही मतलब तुरंत आपके दिमाग में, अगर आपको ये प्रूफ थोड़ा एक बार भी अगर आप अच्छे से देखे हो ना, अच्छे से आंख खोल कर कैसे देखे हो, तो आपको ये फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में, बस वो डेफिनेशन और हमारे सेकंड लॉ का क्या जो स्टेटमेंट है ना, उसी को आप अगर दिमाग में अगर रिवाइज करोगे तो आपको जो है फॉर्मूला तुरंत आपके आंख के सामने आ जाएगा, आंख के सामने नहीं दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ है। और इसके जो है कुछ वगैरह आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जाए फोर्स से रिलेटेड, कि आप जब बोर्ड पे मार रहे हो, ठीक है, हम जैसे यहाँ पे बोर्ड पे अभी ऐसे पंच किए, तो क्या सिर्फ बोर्ड हिला या फिर हमारा हाथ में कुछ हम लोग को दर्द हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं दर्द, बताओ दर्द हुआ कि नहीं? अब बिल्कुल दर्द होता है। उसके अलावा अगर आप अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारते हो तो क्या करता है, आपको छोड़ देता है या फिर आपको लतिया के चलता है? ऑब्वियस बात है, अगर वो बंदा कमजोर हुआ तो बात अलग है, बट अगर वो भी मतलब आपके जैसा ही हुआ तो आपको तो लतिया के निकलेगा वो, है ना। फिर लतियाते लतियाते दोनों में मस्त खतरनाक वाला मारा मारी होगा, और बगल वाले लोग वीडियो, अगर फोन हुआ उनके पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग और कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिया जाएगा, और वहां पे व्यूज और लाइक्स धड़ाधड़ आते हैं, है ना। मारपीट देखना सबको मजा आता है, तो ये चीज अलग बात है। बट यहाँ पे आपको जो मेन चीज दिमाग में रखनी है कि आप जब उसको मार रहे हो, ठीक है, जैसे कि लड़ाई पे तो सब कोई करता है, बात तो सही बता रहे, तो आप जब उसको मार रहे हो तो क्या आपके हाथ में कुछ फील होता है, जैसे कि आपने उसको एक थप्पड़ मारा तो आपका हाथ भी थोड़ा बहुत गर्म होता है कि नहीं उस टाइम? हाँ, आपका हाथ गर्म हो जाता है ना, तो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो चीज हम लोग को पता चलेगा थर्ड लॉ से। तो चलते हैं थर्ड लॉ पर। तो हमारा थर्ड लॉ कुछ इस प्रकार है, तो इसमें क्या है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल रिएक्शन फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब आप गेट को थोड़ा कस के ऐसे आप बंद करते हो, जो सिंपल वो जो लकड़ी वाला गेट वगैरह होता है जिसमें वो लॉकिंग सिस्टम नहीं होता, तो क्या होता है उसमें कि वो जाकर उससे टकराता है और वापस आ जाता है, होता है। फिर वो वैसा ही हुआ, तो इसमें हुआ क्या आपका कि आप जो फोर्स उसमें, जैसे कि अभी इधर देख लो, जब हम इसको ऐसे मार रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जो है हाथ इसको लगा, इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें एक्शन फोर्स ये हुआ जो हम लोग हाथ से इसको मार रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शन। तो इसमें क्या हुआ, इक्वल रिएक्शन, तो जितने फोर्स से हम हाथ से बोर्ड को मारे उतना ही फोर्स से क्या करेगा, बोर्ड हमारे हाथ से टकराएगा, या फिर बोलेगा उतना ही फोर्स लगाएगा हमारे हाथ पर। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे, हम लोग यहाँ से आगे से पीछे, यहाँ से यहाँ मार रहे हैं, अब है यहाँ से ऐसे
इनवर्ड में आपका फोर्स लग रहा है बोर्ड पर, है ना। वही बोर्ड जो हमारा फोर्स लगा रहा है वो किसमें, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, तो वही ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये आपका थर्ड लॉ है, बहुत फेमस लॉ भी है ये, न्यूटन का सबसे फेमस लॉ। और जो हमको फर्स्ट लॉ हमको जो याद हुआ था न्यूटन का, वो थर्ड लॉ याद था हमको सबसे पहले, ये लॉ हमको सबसे पहले याद हुआ था। हमको मजा आता था ये लॉ सुनने में। एवरी रिएक्शन फोर्स हैव एन इक्वल रिएक्शन फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मजा आता था सुनने में, है ना। और ये जनरली बहुत जगह यूज भी होता है, जैसे कि आप जो है वो पंचिंग बैग वगैरह देखे होगे ना, जो इधर गेम वगैरह में आता है कि ऐसे ऐसे करके पंच करना था, तो उसमें होता क्या है कि कभी कभार होता क्या कि हमारा अगर एक पंच छूट जाता है बीच में, ऐसे ऐसे मारते मारते एक पंच बाई चांस मिस हो जाता, वो पंचिंग बैग मुंह पे लाके मारता। तो वैसा क्यों, क्योंकि हम लोग जितना फोर्स लगा रहे उतने फोर्स वापस भी तो आएगा, वापस आने के कारण उसके पास कुछ इनर्शियल मोमेंटम गेन कर लेता है ना। फोर्स के कारण क्या होता है, कुछ इनर्शियल मोमेंटम गेन करने के कारण हमारे ऊपर इतना जोरदार वो पंचिंग बैग लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो बोट वाला आपको एग्जांपल जो बहुत सारे एनसीईआरटीज में दिया हुआ है कि हम लोग जब, जैसे कि ये जो हमारा बोट हो गया, बोट के जगह क्या बना दिया, अच्छा ये पोर्ट है, ये बोट है, ये बोट है, ये पोर्ट है, ठीक है। जब हम लोग बोट से एक पाँव उठा के, एक पाँव यहाँ पे रख के, जब हम दूसरा पाँव भी वापस यहाँ पे रखते हैं, तो बोट थोड़ा जो है पीछे पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वैसा कि वही एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये चीज हमेशा याद रखना कि आपका जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ये हमेशा दो सरफेसेस के बीच में होगा, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, ठीक है। और आपका जो इसमें बहुत जगह क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि व्हाट आर द टू ऑब्जेक्ट्स या फिर टू सरफेसेस वेयर दिस एक्शन रिएक्शन पेयर इज वर्किंग। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि हम यहाँ हाथ से ऐसे मारे, तो एक्शन रिएक्शन का पेयर का सरफेस क्या होगा, हैंड सरफेस, बोर्ड सरफेस, एक्शन रिएक्शन पेयर, ऐसा बना ना। इसको आप एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोल सकते हो वैसे थर्ड लॉ को। और एक जो चीज है जो हमको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था बट अभी बता रहे हैं कि ये जो हमारा तीनों लॉ है ना न्यूटन का, इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों लॉ है ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में, मतलब किसी भी कोने में ये अप्लाई होता है, हर कोने में जिधर भी आप जाओ, ठीक है। ये चीज है। और आपका जो बहुत जन के जो दिमाग में जो फर्स्ट लॉ को लेकर क्वेश्चन होगा कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट, अगर वो जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो रुकेगा नहीं। तो हम लोग को अगर जैसे कि कोई एरोप्लेन जाता हो हवा में, तो उसमें हम लोग को बार बार थ्रस्टर ऑन क्यों करना पड़ता है, ये क्वेश्चन बहुत जन के दिमाग में होगा, ठीक है। तो वो देखो वो उसमें क्या होता है, क्या कि एक आप लोग पढ़े होंगे 8 में एयर ड्रैग, है ना, यानी कि एयर का फ्रिक्शन। तो उसके कारण क्या होता है कि वो एक टाइप का अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, अपोजिंग फोर्स हमारा मोशन जो है एयरप्लेन का इधर हो रहा है, वो फोर्स इधर लगा रहा। तो उससे क्या होगा कि एयरप्लेन क्या होगा, रुक जाएगा। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ से थ्रस्टर के थ्रू देना पड़ता है जो इसको कैंसिल आउट कर दे, समझ रहे हो ना, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो फोर्स देते ही, क्योंकि बिना स्टार्टर फोर्स के तो रेस्ट से मोशन में जाएगा ही नहीं, है ना, फर्स्ट लॉ। बस सिंपल है और ज्यादा कुछ है भी नहीं। और जो थर्ड लॉ जो हमारा एक रिलेटेड जो टर्म है, हाँ का इस्तेमाल क्यों करते हैं पता नहीं। जब अपने पास वस्तु हो, संसाधन हो, तो संसाधन का इस्तेमाल किया करो ना। और इससे जो हमारा जो एक जो कॉमन टर्म निकलता है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये चीज होता कब है, जैसे कि आपका जो दो ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, कोलाइड करता है। जैसे कि कोलाइड किया, कोलिजन ऐसे को बोलते हैं ना, टकराना। तो ये जो कोलिजन में जो आपका जो मोमेंटम हो, जैसे कि इस हाथ का मोमेंटम और इस हाथ का मोमेंटम, ये क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। वो अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगर कोई एक बड़ा हुआ, जैसे कि अभी ये वाला हाथ का फोर्स थोड़ा बड़ा होगा, तो देखना तो क्या होगा, ये हाथ थोड़ा पीछे गया। अब इस हाथ का फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, ये हाथ पीछे जाएगा। अब जैसे कि दोनों हाथ आगे जा रहा है तो पीछे वाला मारेगा, तो पीछे वाला का स्पीड जो है थोड़ा कम होगा, आगे वाला स्पीड भागेगा। ये सबका एग्जाम्पल जो है बेस्ट आपको मिलेगा कार्स के केसेस में, आपको जल्दी समझ में आएगा वो कैसे। जैसे कि कोई कार तो बना नहीं, पता नहीं क्या बन गया, ठीक है। कोई कार, यहाँ पे एक कार हो गया, ठीक है। आप लोग खुद ही बताओ
कि अगर ये कार कुछ सर्टेन मतलब मान लो कुछ 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये जो बंदा ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो जब ये इसको टक्कर मारेगा, ठीक है, जब ये इसको टक्कर मारेगा तो किसका स्पीड बढ़ेगा, किसका स्पीड घटेगा? जल्दी कमेंट में बताओ। लिख दिया चलो ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा, आगे वाला का स्पीड बढ़ जाएगा। ये तो पीछे टक्कर मारा ना, जैसे कि आपको हम साइकिल ढकेलने वाला एग्जांपल भी आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर कोई बंदा साइकिल चलाता है उसका पीछे धक्का दोगे तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंक्रीज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कुछ इंक्रीज होगा, हाँ। तो ये जो चीज है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें आपका जो होता है क्या ना कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, जैसे कि यहाँ पे 60 किलोमीटर था, इसका हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। और कुछ मास होगा, दोनों का मान लेते हैं कुछ सर्टेन मास सेम, इसका कुछ 60 केजीज होगा, इसका जो कुछ कितना, इसका कुछ 40 केजीज मास, वैसे 600 होना चाहिए था, 400, हाँ क्योंकि कार वगैरह का मास तो जाता होता ना। इसका कुछ 600 किलो वजन था, इसका कुछ 400 किलो वजन था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। उसका हम लोग एक प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। आपको जो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पता चलेगा कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये आपको चीज यहाँ पे आपको डेरिवेशन में आपको शो करना है। तो अगर हम इसमें ऐसा क्यों बोले कि इसमें थर्ड लॉ का यूज होगा, तो वो देखो कैसे होता है। जैसे कि ये कार इसको ये जो है हमारा एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। ये थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है, इसका जो स्पीड है थोड़ा ज्यादा है। इसमें जो टक्कर होगा, ठीक है, जो टकरा है, तो इसके बाद क्या होगा, ये बॉल थोड़ा यहाँ पे स्पीड इसका कम होता है और इसका जो स्पीड है ये थोड़ा कम स्पीड से जाएगी, फिर ज्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है, कॉमन बात है। यहाँ पे देखो इसमें होता क्या है, जब इस जगह टक्कर मारा तो ये अपना फोर्स इधर लगा रहा, ये अपना फोर्स इधर लगा रहा, ठीक है। ये जो है दोनों इक्वल फोर्स होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, थर्ड लॉ से। तो यहाँ पे देखो वही थर्ड लॉ के यूज से क्या आएगा हमारा। उससे पहले आप लोग ये बताओ, फोर्स का जो हमारा एक फॉर्मूला था F इज टू एम वी यू, ऐसा था ना, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी था, है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले जो ऑब्जेक्ट का कुछ सर्टेन कुछ मान लेते हैं, इधर इसका मास मान लेते हैं m, इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u1, इसका मास मान लेते हैं, इसका m1 मान लेते हैं, इसका मान लिया अब हम लोग m2, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे जब कॉलिजन के बाद क्या होगा, उसका यहाँ पे कुछ सर्टेन फोर्स लगेगा, मान लेते हैं F, यहाँ से F लगेगा, ठीक है। और ये चीज तो आपको पता ही होगा ना कि अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं कोई चीज को, तो अगर हम उसके अपोजिट में देखेंगे, अपोजिट में जाएंगे, तो वो नेगेटिव में लिया जाता है। ये चीज आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है, ये चीज आप लोग दिमाग में रखियो। अब इसके बाद क्या होगा, इसका कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसका जो है फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग v2। अब मास तो भी ये सेम रहेगा क्योंकि बॉडी है वो m1 m2, है ना। ये जो चीज है आपका ये थोड़ा सेम रहेगा, ये चीज आपको दिमाग में रखने का है, ठीक है, ठीक है। आगे अब देखते थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए अब होता क्या आपका। अब यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग मान ले तो ये जो फोर्स है F, इसको हम लोग F1 लिख सकते हैं, इसको F2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं F, और हम लोग जानते हैं कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को लेते हैं तो F2 माइनस हो जाएगा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन लेते हैं तो F1 माइनस हो जाएगा। तो हम लोग किस डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, इस डायरेक्शन, इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर के मोशन में ले तो F1 तो इसी मोशन में पॉजिटिव में आएगा, F2 जो है उसका अपोजिट में जा रहा है तो ये नेगेटिव में होगा। और जो एक और बात जो हम बताने भूले वो है कि फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आपका F1 का वैल्यू क्या होगा बताओ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m, जैसे कि F1 बॉडी 1 का है m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, क्योंकि भैया टाइम तो पूरा जो इसका कोलिजन हुआ उसका तो टाइम वही रहेगा, t मान लेते उसको कुछ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m2
v2 माइनस u2 अपॉन, अब यहाँ पे देखो ये जो t है, इसको जो कोलिजन का जो टच में जो टाइम था, जैसे कि ये जो हमारा टच हुआ, इस दोनों के बीच में जो कोलिजन हुआ, इसका कुछ सर्टेन टाइम मान लो 5 सेकंड है, उसके बाद ये हट जाता है। तो भैया इसके इस हाथ के लिए कोलिजन कितना देर का होगा? वही 5 सेकंड होगा ना। तो इसको भी हम लोग टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखियो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टी को ट्रांसपोज कर देते हैं वहां पे, इंटू टी हो जाएगा। आप लोग एक अलग स्टेप में दिखाना, ठीक है। इसको टी मल्टीप्लाई में जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब जो है मेन काम हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये चीज समझ में आया, टी का कैसे कैंसल आउट हुआ। आप लोग वो स्टेप लिखिएगा, ठीक है, वो अच्छे से उसको, उसके बाद ये स्टेप ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को इधर भेजते हैं, इस चीज को इधर लाते हैं, तो आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m2 m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। इधर नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव। तो ये आया आपका, देखिए टोटल, ये आपका टोटल क्या होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम है ना, टोटल फाइनल मोमेंटम आएगा आपका ये। और ये क्या आएगा आपका, टोटल इनिशियल मोमेंटम आएगा, इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए। तो ऐसे आपका प्रूफ बन गया। और ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, ना केवल इधर। आप लोग जब रिकॉइल वेलोसिटी देखोगे, इसके आगे का टॉपिक है, जस्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज अप होता है, ठीक है। और आपको जो चीज है, जो जनरल चीज याद रखनी है, आप अगर कुछ भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सबका यूनिट सेम रखने की कोशिश करना। और कोशिश कीजिएगा कि सबका यूनिट आपका ऐसा यूनिट, यानी कि जैसे मास आपका कहीं पे किलोग्राम्स में दिया हो, कहीं किसी चीज का ग्राम्स में दिया हो, उसमें आप मास क्या करो, सेम कर दो। जैसे कि यहाँ पे मास आप लोग ग्राम में किसी का दिया तो उसको किलोग्राम में कर दो, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही जनरल कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। और वेलोसिटी कहीं आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लियो, कहीं कहीं पे नैनोमीटर वगैरह में भी दे सकता है, जो कि देता है 9th के लेवल में, बट अगर दिया है तो उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, है ना। वो तो जनरल आपका चेंज हो ही जाएगा वगैरह वगैरह से। जैसे कि आपका दिया है क्या, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में कितना मीटर्स होता है भैया, 1000, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका मीटर में। जैसे कुछ सर्टेन मान लेते हैं 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर पर आवर में था ना, तो ए इंटू इतना मीटर हो जाएगा, बाई 1 इंटू हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 60, या आपका सेकंड में आ जाएगा फिर नीचे में, है ना। सॉरी 60 इंटू 60 होता ना, एक से ज्यादा लिख दिए। ऐसे में आपका, ऐसे डेरिवेशन में आपका निकाल सकते हो, सिंपल ऐसा है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है बस, वो सब में कन्वर्जन इसलिए हम बताए भी नहीं, इजी था, इजी टॉपिक है वो, इसलिए हम बताए नहीं। खुद से आपको, खुद से उसका लॉजिक आप लोग पता कीजिए, तो आपका दिमाग ज्यादा जो है ओपन माइंडेड होगा। ज्यादा ओपन होने से आप ही का फायदा है ना। सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो, सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो। ये जो हम, मेरा जो मंत्र है वो दिमाग में रखो कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो चीज हुआ आपका एक जनरल जो आपका कॉन्सेप्ट मिल गया यहाँ से आपको। उसके बाद इसी का यूज जो है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स में भी होता है। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या, नहीं, प्रोपल्शन यानी कि उड़ान, उड़ान समझ लो उसको एक तरीके से। जैसे कि ये आप एक रॉकेट मान लीजिए, ठीक है, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं है भाई हम, ठीक है। हमारा एक छोटा सा मोटा सा रॉकेट है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये जो इधर से पीछे क्या करता है, गैस वगैरह रिलीज करता है पीछे से, है ना। गैस या फायर के थ्रू क्या करता है, वो नीचे में जैसे कि ग्राउंड है, इसके ऊपर क्या करता है, कुछ सर्टेन फोर्स लगाता है एफ। तो अब इसमें क्या होगा, थर्ड लॉ से बोले, थर्ड लॉ से बोले तो उतना ही फोर्स ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे थर्ड लॉ का रिलेशन तो आपको दिखा दे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में। तो इसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम आएगा, जैसे कि इसका जो है मोमेंटम क्या था, u1 जो था इसका 0 था, ग्राउंड का u1 0 था। और जो आपका गैस का जो निकलने का जो था वो उतना में वो निकल जाएगा। और वहीं आपका जो है अर्थ को आप पीछे ढकेल सकते नहीं हो, तो क्या होगा, रॉकेट ऊपर चल जाएगा, है ना। वही आप इसको फोर्स के केस में लो, थर्ड लॉ के केस में लो, या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के केस में लो, बात सेम ही,
ठीक है, तो आप इसको एक एप्लीकेशन बेस्ड आपको पता होगा। तो उसके अलावा अगर आप लोग पबजी या फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो आप लोग एक वर्ड सुना होगा कि गन बहुत रिकॉइल करता है। गन बहुत रिकॉइल करता है, क्यों? खासकर वो जो AWM और कार 98 हो तो पूरे रिकॉइल कर जाता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो वहां पे देखो, जैसे कि आपका एक गन हो गया ये, कौन सा गन है हमको भी नहीं पता, शायद थोड़ा बहुत AWM जैसा दिख रहा है, बट पता नहीं हमको कौन सा गन है। ठीक है, ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर। ठीक है, ये जो हुआ गन, इससे क्या होगा, जब हम लोग फायर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बुलेट निकलेगा। बुलेट का था यहाँ पे अंदर में था, तो हैमर यहाँ पे कुछ हैमर से कनेक्टेड होता है। वो हैमर क्या करेगा, इसको जब हम लोग ट्रिगर दबाते तो हैमर क्या करता है, इसको हिट करता है। और बुलेट क्या होगा, कुछ जैसे कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखो होता क्या, इसका गन का मास कुछ M1, बुलेट का मास M2। इसका इनिशियल मोमेंटम देखो, इनिशियल वेलोसिटी है u1 इज इक्वल टू 0। गन का इनिशियल मोमेंटम, सॉरी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, 0 है ना। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 आ गया यहाँ पे। अब उसी के इक्वल में हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका इतना वेलोसिटी होगा। जैसे इसका कुछ v2 वेलोसिटी आया तो उसका मतलब आप इसका रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो v1। तो कैसे निकलेगा वो देखो, जैसे कि आपका क्या आएगा यहाँ पे m1 v1 इज प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे 0 से इक्वेट कर दो इसको, क्योंकि आपका u1 u2 0 है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया, तो 0 से इक्वेट कर दो इसको। उसको जब आप यहाँ से फाइंड करोगे तो आपका क्या आएगा, m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2, और जो आपका v1 आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस m2 v2 अपॉन v1, सॉरी m1। ठीक है, v1 आपका यहाँ से निकलेगा। 2 कहाँ लिख रहा है पता नहीं हमको। ठीक है, काला क्यों हो गया रे तू? नहीं लिखेंगे यहाँ पे। v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 अपॉन m1। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखिए, अब यह माइनस साइन क्यों, क्योंकि हमारा गन जो है पीछे जाएगा, और जो गन हमारे पीछे आता है उसी का मतलब हो गया वो रिकॉइल किया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग आगे हिट करते हैं, थोड़ा पीछे या ऊपर की तरफ जाता है, वो क्या होता है, रिकॉइलेशन होता है उसका, रिकॉइल करता है वो। ठीक है, और वहीं अगर आपका कहीं पे दिया हो कि ये जो बुलेट वो जाता है कोई एस में जाके आपका कोई बॉक्स में जाकर आपका अंदर पेनिट्रेट होके फिर बॉक्स के साथ आगे बढ़ता है, तो आपको बताना पड़ता है कि बॉक्स का वेलोसिटी कितना हो जाएगा ना। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेलोसिटी सेम लेना पड़ेगा, बट बॉक्स का थोड़ा चेंजिंग होगा। इसको भी आप कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से फाइंड कर सकते हो। आपको कुछ बहुत क्वेश्चंस आपको जो है हम आपको इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा बताएंगे। ठीक है, और जो आपका जो पूरा चैप्टर था यही था आपका पूरा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लास्ट था। और इसके बेसिस पे जो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा, टॉप 10 न्यूमेरिकल्स हम कहीं कहीं से खोज खाज के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ओके, दैट्स ओके। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो आपको नीचे में एक अगर लाइक का बटन मिल रहा होगा तो उसको दबा दियो ना, नहीं दबाए हो तो दबा दो, क्यों गरीब के पेट में लात मारते हो ना, दबा दो उसको। और जो अगर आप न्यू हो तो भैया सब्सक्राइब के बटन को भी ठोक डालो बढ़िया से। और कुछ, और अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज या ऐसा टॉपिक है जो हमको शायद हम छोड़ दिए या फिर हमसे छूट गया, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपके पास कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह हो तो कमेंट में बताओ, या फिर इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि सबको जानना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में बताओ। तो हमारा वाई सीरीज जो है कंटिन्यू होगा, तभी तो रुका हुआ वो पता नहीं क्यों। ठीक है, तो उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे वैसे। और उसके अलावा अगर आपको पर्सनली हमसे डाउट पूछना है तो भैया मेरा इंस्टाग्राम, अगर आपके पास है इंस्टाग्राम तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर दो, और वहीं से आप लोग हमको डीएम करके आप पर्सनली अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो टिल देन
टाटा बाय बाय, गुड नाइट।